बम्बई से हैदराबाद, हैदराबाद से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से दुबई फरार होने के दौरान अबू सालिम अपने हुलिये मुसलसल बदलता रहा था। वो अब अपनी दाढ़ी और मूछें मूंछ कर क्लीन शेव हो चुका था। सालिम ने अंडरवर्ल्ड के बहुत से डॉनों को देखा हुआ था। इनमें छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, नूरा और टाइगर मेमन वगैरह शामिल थे। सालिम अपने कपड़ों, बालों, जूतों और परफ्यूम वगैरह का पहले से ज्यादा एहतमाम करने लगा। वो आईने के सामने काफी देर तक खड़े अपने बाल संवारता रहता। अबू सालिम का ताल्लुक आजमगढ़ से 30 किलोमीटर दूर एक गांव सराय मीर से था, जो उत्तर प्रदेश का इलाका कहलाता है। उसका वालिद अब्दुल कय्यूम अपने गांव का मारूफ वकील था। वो चाहता था उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। अब्दुल कय्यूम की वफात के बाद सालिम की मां जन्नतुन्निसा मालाएं बनाकर गुज़र औक़ात करने लगी। अबू सालिम बच्चों में दूसरे नंबर पर था। उसने 9वीं जमात तक स्कूल में तालीम हासिल की थी, लेकिन रोड हादसे में वालिद के इंतकाल के बाद उसे काम की तलाश में स्कूल को खैरबाद कहना पड़ा। सालिम और उसके बड़े भाई अबू हाकिम ने बतौर मोटरसाइकिल मैकेनिक काम शुरू कर दिया। उसके दो भाई अबू जैश और अबू लैस अभी छोटे थे। पहले वो काम की तलाश में दिल्ली चला गया, लेकिन बिलाखिर किस्मत ने उसे बम्बई पहुंचा दिया। बम्बई में उसके अंकल ने उसे आरसा शॉपिंग सेंटर में एक स्टॉल ले दिया, जहां वो चमड़े के बेल्ट बेचने लगा। इसके अलावा मूनलाइट एजेंसी के लिए सालिम ने रियल एस्टेट ब्रोकर का काम भी शुरू कर दिया। बतौर ब्रोकर काम करते हुए ही सालिम की मुलाकात अनीस इब्राहिम से हुई थी। अब जबकि वो बाकायदा डी कंपनी में शमूलियत इख्तियार कर चुका था, तो अनीस के मुंह से निकलने की देर हुआ करती थी कि सालिम काम कर देता। चंद कामयाब ऑपरेशनों के बाद अनीस ने सालिम को अपना राजदार बना लिया। 1993 में नस्ली फसादात के बाद अनीस ने सालिम को राइफलें और दस्ती बम दिए थे, जो उसे फिल्म एक्टर संजय दत्त को पहुंचाने थे। जब अबू सालिम को बताया गया कि उसे संजय दत्त के पास जाना है, तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। गाँव के वक्त से ही वो संजय दत्त का मद्दाह था। जब वो संजय के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हथियार और बम संजय दत्त के हवाले करने के बाद वो संजय से कई मर्तबा गले मिला। किसी फिल्मी सितारे से ये उसकी पहली मुलाकात थी, जिसे वो भुला नहीं पा रहा था। संजय दत्त बजाते खुद एक मारूफ अदाकार होने के अलावा एक मशहूर फिल्म स्टार और पार्लिमानी मेंबर सुनील दत्त का बेटा भी था। सालिम सोचने लगा कि अगर वो गाँव में जिंदगी गुजार रहा होता तो ऐसे मौके उसे कहाँ मिल सकते थे। संजय दत्त ने भी उसकी बड़ी इज्जत की थी। दुबई पहुंचने के बाद सालिम को अंदाजा हुआ कि संजय दत्त ने उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर उसे गले नहीं लगाया जैसा कि वो समझता रहा, बल्कि ये भाई लोगों से उसका रिश्ता था जिसने उसे अहम बना दिया था। वो सोचने लगा कि जिसकी उंगली बंदूक के घोड़े पर हो, दुनिया पर उसी का राज होता है। फिर वो सोचने लगा अगर वो भी भाई लोगों की तरह ताकतवर बन जाए तो पूरा बॉलीवुड उसकी इज्जत करने लगेगा। सालिम ने खुद से कहा कि अगर छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का दायां बाजू बन सकता है तो वो अनीस इब्राहिम का दायां बाजू बनेगा। अब उसे इस सिलसिले में अनीस इब्राहिम के सामने अपना लोहा मनवाना था। अनीस ने एक दिन सालिम से कहा, हमारा धंधा डर का धंधा है और दाऊद भाई ने सबके दिल में डर बिठा दिया है। सालिम ने अनीस की जानिब देखा और बोला, भाई मैं समझ गया, दाऊद भाई के खौफ से ये धंधा चलता है। सालिम ने इंतहाई संजीदगी के साथ काम शुरू कर दिया। जल्द ही उसे समझ आ गया कि बिल्डर्स और बॉलीवुड पैसे की दो मशीनें हैं। अगर वो इन दोनों को डरा कर रखेगा तो इतना पैसा कमाएगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी ऐश करेंगी। 1995 का साल अनीस सालिम इत्तेहाद के लिए धमाका खेज साबित हुआ। 3 साल कबल ही भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव ने उस वक्त के वजीर खजाना मनमोहन सिंह की मदद से परमिट राज की तवील हुक्मरानी के बाद अब भारतीय मईशत को सहारा देने के लिए पॉलिसी बनाई थी। इसने भारत को खुली मईशत में तब्दील कर दिया था और रेगुलेटरी पॉलिसियों में काफी नरमी कर दी थी। इस पॉलिसी के असरात दूर रस निकले और बहुत से शोबों में निजी सरमायाकारों को सरमायाकारी करने का मौका मिला। ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त से भारतीय मईशत को आजाद करने पर पूरे भारत में नरसिम्हा राव की पॉलिसियों को सराहा गया। पहली सनद जिसमें बेतहाशा सरमायाकारी की गई वो इमारत साजी या कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी। तामीराती प्रोजेक्ट्स का सैलाब भारत के माशी मरकज बम्बई से ज्यादा और कहां आ सकता था। हर जगह तामीराती काम जोरों शोर से जारी था। सालिम ने बम्बई शहर और मजाफात में पैसे बनाते हुए बिल्डर्स पर कड़ी नजर रखी हुई थी। मगरबी मजाफाती इलाके मीरा रोड, नाला सोपारा, वसाई और विरार तक फैले हुए थे, जबकि सेंट्रल बम्बई की जानिब मजाफाती इलाके थाने से मेम्बरा, डोंबिवाली और कालियान तक फैले हुए थे। सालिम ने अपने लड़कों से कहा कि इन तमाम मजाफाती इलाकों का दौरा करें और बड़े बड़े बिल्डर्स के फोन नंबर हासिल करें। उसके बाद इन बिल्डर्स को बार बार फोन कॉलें मौसूल होने लगी। बम्बई का ये नौ उम्र उभरता हुआ डॉन उत्तर प्रदेशी लहजे में टूटी फूटी हिंदी जबान इस्तेमाल करते हुए बम्बई के बिल्डर्स में अपनी धाक बिठाने लगा। सालिम बम्बई की बिजनेस कम्युनिटी के दिल में अपना खौफ बिठाने में काफी हद तक कामयाब रहा। कई बिल्डरों ने सालिम को भत्ता देना शुरू कर दिया था। भत्ता वसूली के बाद सालिम की हिम्मत बढ़ने लगी और अब वो मजीद तरक्की के ख्वाब
ख्वाब देखने लगा। सालिम को यकीन नहीं आ रहा था कि गांव से आने के बाद वो दौलत से यूं खेलने लगेगा। दौलत खुद उसके कदम चूम रही थी। खून खराबा, मार धाड़ खौफ को बढ़ा देते हैं, लेकिन सालिम ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया था। अब तक तो सालिम दाऊद इब्राहिम के खौफ पर राज कर रहा था। उसे अंदाजा हुआ कि अगर कभी किसी बिल्डर ने उसे भत्ता देने से इनकार कर दिया तो उससे निमटने के लिए अफरादी कुव्वत कहां से आएगी। लिहाजा सालिम की नजरें आजमगढ़ के उन लड़कों की जानिब गईं जो गुर्बत और बेरोजगारी के सताए हुए थे। सालिम ने फैसला कर लिया कि वो अपने गैंग में शूटर्स को अपने इलाके से ही भर्ती करेगा। ये एक बिल्कुल नया ख्याल था। ये कहना ठीक होगा कि अबू सालिम ही था जिसने बंबई माफिया के दरवाजे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए खोले। कभी गांव के लड़के के पास मकामी साख्ता रिवॉल्वर कत्ता हुआ करता था। कत्ता एक वक्त में एक फायर करने के लिए बेहतरीन हथियार था। एक मर्तबा गोली चलाने के बाद उसे फिर लोड करना पड़ता। बिहार और यूपी के गांव में घर घर में कत्ता बनाए जाते थे और इन हथियारों को आवारा लड़के हाथों में लिए आम लोगों को डरा कर पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सालिम भी इसी माहौल में इन्हीं ठग्गों के दरमियान पलकर बड़ा हुआ था। वो ऐसे ही बहुत से बेरोजगार नौजवानों को जानता था जो गोली चलाने की हिम्मत रखते थे। इन बेरोजगार नौजवानों से महज 3000 से 5000 रुपए तक के इवज में कोई भी काम करवाया जा सकता था। अगर शूटर पुलिस वालों से उलझने की हिम्मत रखता तो सालिम की नजर में उसकी कीमत ज्यादा होती, लेकिन कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी की सूरत में सालिम की जानिब से कोई गारंटी न होती। छूट गए तो सही, वरना सड़ते रहो जेल में। इन लड़कों की जिम्मेदारी ये थी कि बिल्डरों के दफातर के बाहर फायरिंग करें, पिस्तौल लहरा कर उनके दिलों में खौफ पैदा करें और यकदम दफ्तर में दाखिल होकर और कभी कभार शीशे तोड़कर कंपनी के मैनेजर को अपनी मुट्ठी में करें। फिल्म साज सुभाष गाय और राजीव रॉय को भी इसी अंदाज से डराया धमकाया गया था। बाद में इन लड़कों को सालिम ने मारपीट और कत्ल गारत के टारगेट भी देना शुरू कर दिए थे। चूंकि इन नए लड़कों का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, इसलिए ये लोग महकमा पुलिस के लिए दर्दे सर बने रहे। पूरे शहर में कत्ल गारतगरी और लूटमार का बाजार गर्म था और पुलिस वाले महज तमाशाई बने देखते रहे। बिल्डर प्रदीप जैन भी ऐसे ही मुतासिरा अफराद में से था जिसे सालिम ने निशाना बनाया था। सालिम ने प्रदीप की बढ़ती हुई दौलत में से अपना हिस्सा मांगा था, लेकिन इनकार करने पर उसे नताइज भुगतना पड़े। 7 मार्च 1995 के दिन सालिम के कारिंदों ने प्रदीप को जूहू के इलाके में उसके बंगले के बाहर कत्ल कर दिया। प्रदीप शहर के बड़े बिल्डर्स में शुमार होता था और उस कत्ल ने सालिम को बंबई के इंतहाई बेरहम और सफाक डॉनों में शामिल कर दिया। इस कत्ल से बिजनेस कम्युनिटी पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब हर शख्स जान के खौफ से खामोशी के साथ गैंगस्टरों को भत्ता दे दिया करता। इसकी वजह से दीगर लोफर नौजवान भी सालिम के गैंग का हिस्सा बनने लगे। यहाँ तक के करप्शन के इल्जाम में मुअत्तल होने वाला पुलिस वाला राजेश इग्वे भी सालिम से आ मिला। राजेश इग्वे पुलिस के महकमे में लोकल आर्म्स डिवीजन पर मामूर था। रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने वाला इग्वे हर किस्म के हथियारों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस पाया गया था। मुलाजिमत से निकाले जाने के बाद उसे लगा कि वो सालिम का साथ देकर अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। बंबई की तारीख में ये भी एक अनोखा वाकया था, यानी एक पुलिस कांस्टेबल गैंगस्टर बनकर किसी डॉन के कहने पर लोगों को कत्ल कर रहा था। इग्वे सालिम के साथ एक अच्छा गैंगस्टर साबित हुआ। सालिम से मुतासिरा अशखास रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे। सालिम का अगला निशाना कुकरेजा बिल्डर्स का मालिक ओम प्रकाश कुकरेजा था, जो चेंबूर के इलाके में रहता था। पुलिस फाइल के मुताबिक छोटा राजन को कुकरेजा की जानिब से माली मुआवनत हासिल थी, जबकि अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुकरेजा हर साल गंगेश्वर के मेले के लिए शादरी कुरेदा को 50 लाख रुपए चंदा दिया करता था। ये मेला तिलक नगर के मकाम पर सजाया जाता था। जब ये तमाम बातें सालिम तक पहुंची तो उसने कुकरेजा को भत्ते की वसूली के लिए फोन करना शुरू कर दिए, लेकिन कुकरेजा ने भत्ता देने से इनकार कर दिया और चैम्बर में अपने दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी। सालिम के गैंग में 2 खतरनाक शूटर सलीम हड्डी और इग्वे मौजूद थे। उसने दोनों शूटर्स को कुकरेजा को इनकार की सजा देने का टारगेट दे दिया। इन दोनों शूटरों ने न सिर्फ कुकरेजा बल्कि दफ्तर में मौजूद दीगर स्टाफ को भी गोलियों का निशाना बना डाला, जिसमें दीपक बिलकिया और मोहम्मद अंसारी भी शामिल थे। बाद में बंबई पुलिस ने इन दोनों शूटर्स को जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया था। इग्वे का कत्ल बिलखुसूस अहमियत का हामिल था, क्योंकि उससे दीगर बागी पुलिस वालों को भी एक पैगाम दिया गया था। पुलिस कुकरेजा के कत्ल के मुकदमे में हतमी नताइज तक पहुंचने में नाकाम रही। 1 साल की तफ्तीश के बाद बिलाखिर 11 नवंबर 1996 को कैटेगरी ए के तहत केस फाइल बंद कर दी गई। इसका मतलब ये था कि केस तो असली है, लेकिन सुराग न मिलने की वजह से बंद किया जा रहा है। कुकरेजा का कत्ल इसलिए भी अहम था कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन गैंग के दरमियान छिड़ी जंग में सबसे पहले कत्ल होने वाला शख्स कुकरेजा ही था। कुकरेजा की मौत पर छोटा राजन को बहुत दुख हुआ और उसने अहद कर लिया था कि इस कत्ल का बदला लेकर रहेगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।